हरिया के दो बेटे थे, बड़ा बेटा अमित और छोटा बेटा सुमित। बड़ा बेटा शुरू से ही हरिया के साथ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर हरिया का छोटा बेटा शहर में रहता था। हरिया की बड़ी बहू अनीता बहुत ही अच्छी थी, हरिया को अपने पिता के बराबर मानती थी और उसकी बहू सेवा भी करती थी। तो वहीं दूसरी ओर हरिया की छोटी बहू कभी भी गांव नहीं आना चाहती थी और गांव का नाम सुनकर ही अपने पति सुमित से लड़ने लगती थी। ऐसे ही एक दिन हरिया की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और हरिया अपने बड़े बेटे से कहता है, अमित बेटा, लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। मेरा मरने का समय हो गया है। बहुत जल्द मैं ऊपर जाकर तेरी माँ से मिलूंगा। पिताजी अब ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा मत कहिए, अभी तो आप और जिएंगे। ऐसे मरने की बात मत कीजिए। हाँ पिताजी, अमित बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आपका साया हमसे हट गया तो हम कैसे रहेंगे? हम आपके बिना नहीं रह सकते पिताजी, कृपया करके ऐसा मत कहिए। बहू, जो दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन जाना ही होता है, इसलिए अब तुम दोनों ऐसी बातें मत करो और जल्दी से सुमित को फोन करो। मुझे कुछ बताना है। ऐसा ना हो कि बताने से पहले ही मैं चल बसूं और जो मैं बताना चाहता हूँ वो मैं बता भी ना पाऊं। अब अमित बिना कोई देरी किए अपने छोटे भाई को फोन कर देता है और अपने पिता की तबीयत की खराब देखकर, अपने पिता के मरने की खबर सुनकर सुमित और उसकी बीवी अंजलि जल्दी से गांव के लिए रवाना होते हैं। अरे कितनी धीरे गाड़ी चला रहे हो, जल्दी चलाओ ना। ससुर जी सारी जायदाद जेठ जी के नाम कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। अरे भाग्यवाना, ऐसा क्यों कहती हो? पिताजी कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। अरे तुम्हें क्या पता कब किसी की नीयत बदल जाए। वैसे भी जेठ जी और जेठानी जी अनपढ़ हैं, पर ससुर जी ने तुम्हें शहर पढ़ने बाहर भेजा। पहले ही उन्होंने अपने बच्चों में भेदभाव कर रखा है। एक बार अपनी गलती सुधारने के लिए सारी प्रॉपर्टी अपने बड़े बेटे के नाम ना कर दे। अरे अंजलि, उस समय पिताजी गरीब थे और मेरे समय में भैया भी थे काम करने वाले। मेरी पढ़ाई का खर्च भैया नहीं उठाया था। अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो अपने भैया और पिताजी की तारीफ करना बंद करो और गौड़े तेज चलाओ। एक तरफ सुमित और अंजलि जल्द से जल्द गांव पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर हरिया और ज्यादा देर अपने बहू बेटे का इंतजार नहीं कर पाता और कुछ बताने से पहले ही चल बसता है। हरिया के खत्म होते ही सुमित अपनी बीवी के साथ गांव पहुंचता है और अपने भैया भाभी को रोता हुआ देखता है। अमित भैया, भाभी, क्या हुआ? आप दोनों रो क्यों रहे? पिताजी ठीक तो हैं? देवर जी, आपने आने में देरी कर दी। पिताजी इंतजार करते करते अब इस दुनिया से चले गए। वो हमें कुछ बताना चाहते थे लेकिन बता नहीं पाए। अच्छा हुआ जो हमारे आने से पहले पिताजी चल बसे, वरना वो भैया भाभी के मुंह पर कह जाते कि सारी प्रॉपर्टी उनके नाम है। अब हम सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे और ससुर जी का अंतिम संस्कार करते ही बंटवारा कर लेंगे। तुम पागल हो गई हो क्या? इस समय ऐसी बात कर रही हो? अरे जरा समय और हालात तो देख लो। देखो जी, सही समय है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। अब हरिया के दोनों बेटे हरिया का अंतिम संस्कार करते हैं और अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद अंजलि बंटवारे की बात करती है। पर अभी तो पिताजी की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई और तुम बंटवारे की बात कर रही हो। जेठ जी, कुछ काम जल्दी हो जाए तो अच्छा होता है। और वैसे भी गांव में अब तक प्रॉपर्टी के पेपर कोर्ट में जमा नहीं हुए। हमें कोर्ट में जाकर पेपर भी तो जमा करने, और भी बहुत सारा काम है। इन सब में कम से कम 1 महीना लग जाएगा और हमें शहर भी तो वापस जाना है ना। अपना काम धंधा छोड़कर गांव में तो बैठे नहीं रह सकते। अमित और अनीता अपने देवर देवरानी की बातों में आ जाते हैं और बड़ी ही चालाकी से अंजलि और सुमित अमित और अनीता को बेवकूफ बना देते हैं। लगता है पिताजी मरने से पहले यही बताना चाहते थे। उन्होंने गांव के घर बनाने के लिए बैंक से कर्जा लिया था जो चुकाया नहीं। वो कर्जा इतना ज्यादा हो चुका है कि आप इतनी बड़ी रकम दे नहीं पाएंगे। कितनी बड़ी रकम है सुमित? भैया 18 लाख जमा करने हैं। मैं तो अपने हिस्से का लोन भर दूंगा, पर आप लोग लोन के पैसे कहाँ से लाएंगे? आप मेरी माने तो अपनी जमीन बेच दीजिए। मैं 9 लाख में सारी जमीन खरीद लूंगा और आपको हाथों हाथ पैसे भी दे दूंगा। क्या? सारी जमीन 9 लाख में? पर ये तो बहुत कम है देवर जी। जेठानी जी, इतनी जल्दी कोई जमीन आपसे खरीदेगा भी नहीं। और बैंक वालों ने हमें नोटिस दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर सारे पैसे वापस करने, वरना गांव की सारी जमीन बैंक जब्त कर लेगी। और इस तरह ना आपके हाथों कुछ बचेगा और ना मेरे हाथों। पर अंजलि। अमित अनीता को चुप करवा देता है, जिसके बाद अनीता और अमित सुमित और अंजलि की बातों में एक बार फिर से आ जाते हैं
और अपनी सारी जमीन अपने ही भाई और उसकी बीवी के हाथों बेच देते हैं और खुद अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन खेती करते हुए अमित को संदूक मिलता है जिसमें बहुत सारा खजाना होता है। इतना सारा सोना, पर ये यहाँ लगता है कि पिताजी हमारे लिए छोड़कर गए हैं। पिताजी, आप हमारे लिए कितना सोचते थे। पिताजी, क्या आप मरने से पहले हमें इसी के बारे में बताना चाहते थे? हो ना हो, पिताजी हमें यही बताना चाह रहे थे, लेकिन वो हमें बता नहीं पाए। पिताजी जाते जाते हमें इतना कुछ दे गए। हाँ अनीता, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। आज मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। इतना बोलकर अमित थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, पर अनीता उसको संभाल लेती है और इतना सारा सोना और खजाना मिलने के बाद रातों रात अमित और अनीता की किस्मत बदल जाती है। तो वहीं दूसरी ओर अंजलि के पिताजी कुछ कर्जा लेते हैं और वो कर्ज अंजलि और सुमित को भरना पड़ता है। तुम्हारे बाप को हमारे ही एड्रेस से लोन लेना था। तुम्हारे बाप का कर्ज चुका चुका कर मैं कंगाल हो गया। मेरे पिता ने मना नहीं किया था, बस कुछ दिनों का समय मांगा था। और मेरे पिताजी को कुछ कहने से पहले ये याद रखो कि मरने के बाद भी मेरे पिता बहुत कुछ देकर गए हैं। अभी बहस करने का समय नहीं है। अभी ये सोचो कि हम क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमने तो गांव का सब कुछ बेच दिया और जेठ जेठानी भी बेघर है। अब हम क्या करेंगे? अब करना क्या है? तुम्हारे बाप की वजह से पूरी जिंदगी रोड पर बितानी पड़ेगी। गरीबों की तरह गधा मजदूरी करनी होगी। सुमित और अंजलि रातों रात रोड पर आ जाते हैं। इस तरह से सही मायनों में अमीर और गरीब बहू का बंटवारा होता है और ये बंटवारा खुद भगवान जी करते हैं। इसलिए कहते हैं इंसान जो बोता है वही काटता है।